तो बच्चों चलो आज हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। और ये तुम्हारा नीट में भी आता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे क्या कहता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और होता क्या है और कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आती है। तो हम ये देख लेते हैं कि अभी क्या मतलब है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का। तो अगर अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से देखें तो ये कहता है कि जो भी जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तुम्हारे पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो ये कहेंगे कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की वो रिमेन कांस्टेंट होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब बात ये आती है कि क्यों एलेलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इनका कहने का मतलब ये था, या हार्डी-विनबर्ग का कहने का मतलब ये था, एलेलिक फ्रीक्वेंसी तभी कांस्टेंट रहेगी या जो जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन में एराइज हुए हैं वो तभी कांस्टेंट रहेंगे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो रहा हो। इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न कर रहा हो। और वो एक्सटर्नल फोर्सेस आप लोग जानते हो कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इनका मतलब अगर हम पूरी डिफिनीशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम genetic variation which are arise in a population या allelic frequency of a particular population remain constant from one generation to next generation when external force are not applied। इसका मतलब हुआ कि जब external force apply नहीं करेंगे तभी जो ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो होगा। अगर external force apply हो रहा है तो वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगा। आएगा समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि a population remain in Hardy-Weinberg equilibrium when no external force applied। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या होगी वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं समराइज करूं अपनी डिफिनीशन को तो मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम द जेनेटिक वेरिएशन विच आर एराइज इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट अप्लाइड। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि कैसे ये जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन और एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम दो वर्ड इसमें जो यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन व्हेन अकर एट जेनेटिक लेवल। ओके, इसका मतलब अगर जो वेरिएशन हो रहा है वो हमारे जेनेटिक लेवल तक पहुंच रहा है तो दैट वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, और यही जेनेटिक वेरिएशन ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड एलेलिक फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। और आप लोग जानते हो कि एलील क्या होते हैं। ठीक है, तो एलील का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं एलील, जैसे मैं ए लिख देता हूं तो इस ए में ये होगा एलील्स और एक को हम लोग बोलेंगे एलील। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर एक एलील को मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अ पेयर of genes found on same locus called। इसका मतलब हुआ कि जो एलील हैं वो पेयर ऑफ जीन्स हैं विच आर फाउंड ऑन अ सेम लोकस दैट इज कॉल्ड द एलील। आगे और भी हम इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या कहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हार्डी-विनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था और इस इक्वेशन से ही वो प्रूफ कर रहे थे कि कोई भी जो पॉपुलेशन है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो वो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं और उसको देखते हैं कि
क्या होता है वो। तो जो हार्डी-वेनबर्ग ने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन थी p स्क्वायर 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस 1 का मैं मतलब बताता हूं आपको। अगर कोई भी पॉपुलेशन, अगर किसी भी पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर उनको कैलकुलेट करते हैं हम, अगर वो 1 के इक्वल आते हैं तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। अगर वो 1 से कम हो उसकी वैल्यू या 1 से ज्यादा हो, इसका मतलब कि वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब जो हार्डी-वेनबर्ग ने कहा था उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है पॉपुलेशन। और ये 1 से कम तभी होगा जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर काम करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करवाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर पाते, या हार्डी-वेनबर्ग ने जो लॉ दिया था उसको फॉलो करते हैं और अब कोई है जो कि फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है p स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मतलब होता है कैपिटल AA, मतलब कि डोमिनेंट एलील्स हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, 2pq का मतलब होता है हेटेरोजाइगस एलील्स, एंड q स्क्वायर का मतलब होता है स्मॉल a मतलब रिसेसिव एलील्स। ठीक है, तो बच्चों एक बहुत सा जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, और जब क्वेश्चन भी आएगा तो मैं उसी पे बार बार फोकस करूंगा, वो जो कॉमन सा मिस्टेक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब आप कैपिटल AA लिखते हो तो ये बच्चों एलील्स होता है, ये तुम्हारा एलील्स है। ठीक है, और इसमें से जो सिंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एलील। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। ओके, तो जो पेयर होगा जीन का, जो जीन का पेयर होगा मैं उसको एलील्स बोलूंगा, और एक सिंगल को मैं एलील बोलूंगा। ठीक है, तो अगर जो एलील्स हैं अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो p को रिप्रेजेंट करेंगे, p स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे। आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको a स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कंडीशन में है, तो हम 2p के फॉर्म में लिखेंगे। अगर वो रिसेसिव है तो हम उसको q स्क्वायर। अगर इन सब की वैल्यू मैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कैलकुलेट करूं और उस वैल्यू, अब वो वैल्यू इक्वल टू 1 हो, मतलब कि अगर 1 के बराबर आ जा रही है तो इसका मतलब वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। अगर 1 के इक्वल नहीं आएगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, इफ अ population shows result less than 1 and greater than 1, इसका मतलब हुआ कि वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम जब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा इक्वेशन था जो हार्डी-वेनबर्ग ने दिया था, तो ये इक्वेशन ये है p स्क्वायर प्लस 2pq एंड प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, इसका मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये इस इक्वेशन की जो वैल्यू आती है, अगर ये वैल्यू 1 से कम या ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर लेस देन या ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब पॉपुलेशन इज नॉट अंडर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वैल्यू आपको 1 मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, मतलब वो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। अगर वो उसकी वैल्यू 1 या 1 या
1 से लेस देन या ग्रेटर देन होती थी, इसका मतलब वो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैंने अभी जैसे बताया पहले ही कि पी स्क्वायर वो डोमिनेंट एलील को शो करेगा, पी स्क्वायर हमेशा डोमिनेंट एलील को शो करता है, और 2pq हेटेरोजाइगस एलील्स को शो करेंगे, ठीक है, और क्यू स्क्वायर हमेशा रिसेसिव एलील्स को शो करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर पेयर ऑफ जीन्स का है तो हम उसको एलील्स बोलेंगे और सिंगल को हम एलील बोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले समझाया है तुमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एलील्स और एलील पे ध्यान देंगे तो आपके जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ये इनका इक्वेशन है। एक और इक्वेशन है जिससे कि हम लोग की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड P plus Q is equal to 1. Okay, this is the another equation which are used for the Hardy-Weinberg equilibrium, used for the calculation of the numericals. Basically आज जो हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे Hardy-Weinberg equilibrium की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था पहले कि Hardy-Weinberg है क्या। तो मैंने आपको बताया कि हार्डी-वेइनबर्ग क्या है कि जो भी जेनेटिक वेरिएशंस होगी पॉपुलेशन पे वो कांस्टेंट होंगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये उसकी इक्वेशन है जो हार्डी-वेइनबर्ग ने दिया था, और उस इक्वेशन में p की वैल्यू क्या है, 2pq की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तब आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक एलील फ्रीक्वेंसी दे देगा, आपको दूसरे को कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। तो ये अनदर इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि या इक्वेशन का ये कहने का मतलब है कि अगर वैल्यू एक से कम या 1 से कम या 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो उसको रिजेक्ट करते हैं। मतलब कि कौन से ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप ही लोग सोचिए कि अगर कि हमें किसी भी या एलियन फ्रीक्वेंसी को या जेनेटिक वेरिएशन को हमें कांस्टेंट रखना है, तो हमारी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए कि लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो, जब भी अगर हम स्मॉल पॉपुलेशन या स्मॉल चीज को स्मॉल एरिया में कोई चीज करते हैं या स्मॉल लेवल पे किसी चीज को करते हैं तो वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि जब आप छोटे लेवल पे किसी काम को करते हैं तो वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी बिजनेस में अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत कम पैसा लगा हुआ है, तो उसमें बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपके लॉस, अगर एक बार आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है तब भी आप मतलब कि उसको ओवरकम कर लोगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हुआ कि लार्ज पॉपुलेशन एंड रैंडम मेटिंग सपोर्ट हार्डी-वेइनबर्ग। समझ गए आप लोग। इसका मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है और उसमें रैंडम मेटिंग हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो हार्डी-वेइनबर्ग को सपोर्ट करेगा, मतलब हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करेगा वो। अगर अब हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर विच सपोर्ट द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को, दैट इज कॉल्ड लार्ज पॉपुलेशन एंड रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि हम किसी से भी मेटिंग कर सकते हैं पॉपुलेशन में, कोई फिक्स नहीं है कि हम इन्हीं से मेटिंग करेंगे। अगर आपने जैसे ही फिक्स कर दिया किसी भी चीज को, इसका मतलब हुआ कि रैंडम मेटिंग नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ए है, जैसे ए है और सारे लोग इसी से शादी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो बी सी या बी सी डी होंगे वो सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एक डायरेक्शनल हो गया ना, ये डायरेक्शनल हो गया, तो इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एलील को हम लोग फॉलो करने लगेंगे। जब
एक पर्टिकुलर एलील को सपोर्ट करेंगे तो बाकी एलील गायब हो जाएंगे, तो गायब हो जाएंगे तो वेरिएशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपको रेंडम मेटिंग करवाना पड़ेगा जब आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या हो, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में हो। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि लार्ज पॉपुलेशन एंड रेंडम मेटिंग सपोर्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नहीं सपोर्ट करेंगे। फैक्टर्स विच नॉट सपोर्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। बच्चों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सारे एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। इवन CSIR वगैरह में भी बहुत पूछे जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हार्डी-वीनबर्ग को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो दे दे कि वो पॉपुलेशन लार्ज नहीं है, शॉर्ट पॉपुलेशन है, इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगा। या रेंडम नहीं, डायरेक्शनल मेटिंग हो जाएगी तो वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फैक्टर विच नॉट सपोर्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो हम लोग पहला देख लेते हैं कि कौन सा है। पहला तो यही लिख लेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन स्मॉल है तो वो हार्डी-वीनबर्ग को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा हम देख लेते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, इन दोनों चीजों की बात जनरली बुक्स नहीं करती हैं, या करती हैं तो डिफरेंट बुक्स करती हैं। जनरली वो जो 5 फैक्टर्स हैं उन्हीं की लोग बात करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो एग्जामिनर्स इससे क्वेश्चन सीधा उठा के बना देते हैं कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सपोर्ट करेंगे और कौन सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो लार्ज पॉपुलेशन होगी वो सपोर्ट करेगी और स्मॉल पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चेंजेस ज्यादा आएंगे। अगर मेटिंग रेंडम है तो वो हार्डी-वीनबर्ग को सपोर्ट करेगा। अगर वो डायरेक्शनल मेटिंग हो जाए इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग को सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम लोग वो 5 फैक्टर्स देखते हैं जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं या हर बुक्स में लिखे रहते हैं, जो कि विच आर एक्ट एज अ एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स की भी तरह काम करते हैं। तो मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि अगर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है आपको, या कोई पॉपुलेशन उसको फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब वो 5 फैक्टर्स उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो हार्डी-वीनबर्ग में इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग वो 5 फैक्टर्स देखते हैं जो कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग उन 5 को, फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी मैंने लिखा था कि लार्ज पॉपुलेशन एंड रेंडम मेटिंग सपोर्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को बहुत बार आया है और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, एक्सटर्नल, अब मैं लिख लेता हूं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डिस्टर्ब हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम ओके। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं, चलो नेचुरल सिलेक्शन। अगर पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये तुम लोग बहुत सेपरेटली पढ़ोगे। म्यूटेशन, बच्चों म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। माइग्रेशन, तो नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। So these are the factors, these are the 5 factors which change the हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो एक हार्डी-वीनबर्ग पॉपुलेशन पे अगर काम करेंगे या एक्ट करेंगे तो वो उसके इक्विलिब्रियम को चेंज कर देंगे, तो वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करना वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन बंद कर देंगे। तो अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अगर इफ these factors act on a population, अगर
ये फैक्टर्स किसी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं मींस पॉपुलेशन विल नॉट बी इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, इसका मतलब सीधा सीधा कहना है कि अगर ये फैक्टर्स किसी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन क्या होगी, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसका मतलब ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज करेंगे और इस हद तक काम कर दे वेरिएशन कॉज कर देंगे कि जो उनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अगर चेंजेस आपको नेक्स्ट जनरेशन, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपको चेंजेस अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर वो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहे हैं। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स विच कॉज द चेंज इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। जब नेचर किसी चीज को सेलेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है, व्हेन द माइग्रेशन अकर बाय चांस, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको सेपरेटली आप लोग पढ़ोगे। और म्यूटेशन तो जानते हो कि सडन चेंज इन अ बॉडी, अगर बॉडी में कोई सडन चेंज हो जा रहा है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब आप सुटेबल ऑफ फूड एंड शेल्टर के लिए अगर आप मूव कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसको हम लोग माइग्रेशन करते हैं। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स। ओके, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट होंगे तो हार्डी-वीनबर्ग को हिला के रख देंगे, मतलब कि वो पॉपुलेशन फिर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ये पॉपुलेशन पे, मैंने इसीलिए इसको लिखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये 5 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि ये फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये 5 वो फैक्टर है। नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन अकर बाय द नेचर, तो नेचर किसी एक को करेगी तो एक पर्टिकुलर एलील जो होगा वो डोमिनेट हो जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे, तो उनका जो रिजल्ट होगा 1 आएगा नहीं, वो चेंज हो जाएगा। और ये सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। अब हम लोग, जो हमारा आज का मेन फोकस ये था कि कैसे हम सॉल्व करेंगे हार्डी-वीनबर्ग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉब्लम उसी पे आती है। वो आप समझते हैं कि कैसे करेंगे, वो बहुत केयरफुली आप देखिएगा तो आप बहुत जल्दी उसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि तुमको कैसे करोगे उन न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों, मैंने हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ओके, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो आपको 2 फॉर्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए। एक तो p² 2pq प्लस q² इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड p प्लस q इक्वल टू 1। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा एक कंसर्न है तुम्हें बताने का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एलील्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, या कहे आपको जीनोटाइप, फिनोटाइप, पॉपुलेशन, अगर ये सब वर्ड क्वेश्चन यूज कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी है एलील्स की। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कहे तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है p² की वैल्यू, 2pq की वैल्यू या q² की वैल्यू। जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं, कि अगर पूछा जाए कि एलील्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एलील्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब आप p² की वैल्यू निकालोगे। या आपको जीनोटाइप कहा जाए तो p² की वैल्यू या 2pq या q² की वैल्यू निकालोगे। फिनोटाइप कहे, आपको पॉपुलेशन कहे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं। अगर आपसे कहा जाए एलील फ्रीक्वेंसी
अगर आपसे कहा जाए कि एलील की फ्रीक्वेंसी निकालिए, एलील की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी, पी की, पी क्यू की एंड क्यू की वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो एलील फ्रीक्वेंसी होते हैं पी क्यू, पी क्यू एंड क्यू, जबकि एलील्स फ्रीक्वेंसी होगा पी स्क्वायर 2pq एंड क्यू स्क्वायर। अगर आपने इसको समझ लिया कि एलील क्या होगा और एलील्स क्या होंगे, या जब जीनोटाइप दे रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में या तो ये देगा और ये पूछेगा, या तो ये देगा ये पूछेगा। जो मेरे लेक्चर का जो बताने का मतलब है, बस मतलब यही है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आप फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। जब वो एलील फ्रीक्वेंसी की बात करे, इसका मतलब वो पी की बात कर रहा है, फिर क्यू की बात कर रहा है, क्यू की बात कर रहा है। जब आपसे वो एलील्स फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप, फिनोटाइप या पॉपुलेशन की पूछे, तो इसका मतलब वो पी स्क्वायर 2pq एंड क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग लिख भी लेते हैं कि कैसे समझेंगे इसको। तो दो हम लोग लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ध्यान से दोबारा हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही बहुत पूरे पार्ट में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर कहा जाए कि कैलकुलेट एलील्स फ्रीक्वेंसी, आर कहा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर इसको कहा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, आर जीनोटाइप, या आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है वैल्यू, जो वैल्यू पूछ रहा है वो पी स्क्वायर 2pq एंड क्यू स्क्वायर की, ठीक है। ये पूछ रहा है, यही हमसे समझना है। जब क्वेश्चन में ये पूछेगा, इसका मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है। और जब आपको क्वेश्चन में पूछे एलील फ्रीक्वेंसी, एलील कह रहा हूं, नॉट एलील्स, ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है कि आपको P की वैल्यू कैलकुलेट करना है, PQ की एंड Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिर्फ यही दो मेन पॉइंट है जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो अब हम लोग जो भी अभी पढ़े हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखना कि जो मैंने बताया अगर आप वो ध्यान देंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमको करवाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन का देखा जाए तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि अगर हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटेड बाय। अगर आपने ध्यान दिया तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली क्वेश्चन का ये पूछने का मतलब है कि जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन इन्होंने दिया है पी स्क्वायर, दूसरा है 2pq जो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, सी pq एंड डी क्या होगा क्यू स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपसे इंडिविजुअल्स पूछ रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है। अगर मैंने तुमको समझाया तो बहुत क्लियरली अभी लिखा था मैंने, अगर आप देखोगे तो मैंने कहा अगर इंडिविजुअल्स कह रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, पी स्क्वायर की बात कर रहा है, क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है और 2pq की बात कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का पूछ रखा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा,
2pq होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2pq, क्योंकि इंडिविजुअल्स है। अगर यही एलील हो जाता कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालते तो हमारा pq हो जाता। तो अगर ये इंडिविजुअल्स की जगह अब ध्यान दीजिए, अगर इंडिविजुअल्स की जगह एलील्स हो जाते, फिनोटाइप हो जाता, जीनोटाइप हो जाता या पॉपुलेशन हो जाता, तो मेरा आंसर रिमेन सेम होता। अगर यहीं पे ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोल देता तो मेरा आंसर ये हो जाता, जो लोगों ने गलत किया था। अगर वो इंडिविजुअल कह रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2pq की वैल्यू पूछ रहा है, जो मैंने बहुत क्लियरली तुमको ये बात बताई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नीट में अब जैसे कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हम एक और क्वेश्चन करें, तो एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय, मतलब कि एक जो पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, मतलब कि वो हार्डी-मीनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फॉलो करना चाहता है, लेकिन इसको कौन फॉलो नहीं करने देगा या कौन इसको डिस्टर्ब कर देगा। देखिए, जो मैंने 2 पॉइंट्स बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसी से रिलेटेड है। देखिए, मैं पहला ऑप्शन है रैंडम मेटिंग। ओके, जो पहला हमारा है वो है रैंडम मेटिंग, दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ माइग्रेशन, लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, द टेंडेंसी ऑफ population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by, कौन इनको डिस्टर्ब कर देगा। देखो, हमको जो अभी मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे सोचना है। रैंडम मेटिंग, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है रैंडम मेटिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है लैक ऑफ माइग्रेशन। जो सी है हमारा लैक ऑफ म्यूटेशन, और जो डी ऑप्शन हमारा दिया गया है, जो डी ऑप्शन है हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, वो है हमारा लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। अगर आप लोग, अब ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा था कि अब ये कह रहा है कि डिस्टर्ब बाय, कि मुझे वो ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे हार्डी-मीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। बताइए कि जब रैंडम मेटिंग होता है, रैंडम मेटिंग वो सपोर्ट करता है कि डिस्टर्ब करता है? तो ये क्या करता है, रैंडम मेटिंग सपोर्ट करेगा उसको, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। लैक ऑफ माइग्रेशन सपोर्ट हार्डी-मीनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर माइग्रेशन होता, यहाँ लैक ना होके यहाँ माइग्रेशन होता, तब तो हम कह देते कि ये डिस्टर्ब होगा, लेकिन यहाँ माइग्रेशन नहीं हो रहा है। जब माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा है तब भी ये हमारे मतलब हार्डी-मीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसमें देखना लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, मैंने तुमको बहुत क्लियरली वर्ड्स लिखा था कि हार्डी-मीनबर्ग को वही सपोर्ट करेंगे जिनमें रैंडम मेटिंग होगी। अगर रैंडम मेटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो हार्डी-मीनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब जो मेरा डिस्टर्ब करेगा वो कौन होगा, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। तो मेरा ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर ये लैक ऑफ रैंडम मेटिंग का मतलब हुआ कि ये डिस्टर्ब करेगा और रैंडम मेटिंग सपोर्ट हार्डी-मीनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो मेरा ऑप्शन
सही होगा वो होगा लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैंने बहुत ज़्यादा थियरी नहीं लिखी, लेकिन मैंने लिखा है जो बहुत प्रिसाइज लिखा है। मतलब अगर उसके वर्ड्स आप थोड़े से भी पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा कंसेप्ट तुरंत ही क्लियर हो जाएगा और आपको गलत होने के चांसेस एकदम जीरो के बराबर होंगे। मैं जानता था कि एग्जामिनर ये पूछेगा, तो मैंने ये पर्टिकुलरली ये 2 वर्ड मैंने मेंशन किया कि द फैक्टर विच सपोर्ट द हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम दैट इज कॉल्ड लार्ज पॉपुलेशन एंड रैंडम मेटिंग, और जो नहीं सपोर्ट करते वो क्या होते हैं, मतलब नॉन रैंडम मेटिंग और स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन, इसका मतलब क्या सही होगा, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, क्योंकि ये सारे हमारे हार्डी-विंगबर्ग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें सब कुछ जितना अभी पढ़ा है वो कंसेप्ट अप्लाई करके हम फाइंड आउट करते हैं कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि यू हैव अ सैंपल पॉपुलेशन इन विच यू नो दैट द परसेंटेज ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, जो हमको समझने वाली बात है वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, जिसको हम स्मॉल ए जो है 36%। तो यूजिंग दैट 36% कैलकुलेट फॉलोइंग, मतलब इन सब चीजों को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे हमको जो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी है या कंसेप्ट पढ़ा है उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं अभी शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन अगर मैं बहुत शॉर्ट में लिखूं तो अब देखो मुझे याद भी हो गया है क्वेश्चन। तो ये क्या चाह रहा है तुमसे, कि तुमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब इस क्वेश्चन ने तुमको स्मॉल ए की वैल्यू दे रखा है 36%। इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 100। ओके, मैंने तुमको बताया था कि कैपिटल स्मॉल ए को हम लोग क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा 36 डिवाइडेड बाई 100, ये होगा 0.36। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब मैं तुमको एक बात बता देता हूं, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी, अब देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स निकालिए, एलील्स, ठीक है, आपको जीनोटाइप निकालिए, जो मैंने पहले पढ़ाया है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन अगर निकालना है तो इसमें सीधा सीधा हम लोग ये करेंगे कि जो हमको दिया गया है, मतलब ये इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, हम इसको निकालेंगे। जब हमसे ये पूछे कि एक पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालिए या एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालिए, जो तो जितना दिया गया है, मतलब हम इसको ये बोलेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल, तो हम टोटल से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो टोटल हमारा है वो 100 है। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है कि स्मॉल ए की वैल्यू निकालो। स्मॉल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन जो दिया है, और टोटल क्या है 100। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई वो हो गई 0.36। ठीक है, अगर मैं इससे कहूं कि आप कैलकुलेट करिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है आपसे कि एलील फ्रीक्वेंसी निकालिए, एलील फ्रीक्वेंसी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, स्मॉल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अगर मेरा तो ये गिवन डिवाइडेड बाय टोटल, जितना आपको दिया है, और वो मतलब सिंपल सा है कि उसको अंडर रूट में आपको कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 36 और डिवाइडेड बाई टोटल, इसका अंडर रूट निकालिए आप, तो आपको कितना मिलेगा 6/10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6। इसका मतलब स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 0.36 थी और स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 0.6। समझ गए कि नहीं? या आप ये भी कर सकते हो कि देखो, जैसे ये लिया तुमने और इसकी वैल्यू आ गई 36 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये लिया, तो एक की वैल्यू क्या होगी, ये ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग 36 डिवाइडेड बाई 100।
तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू होगा 36 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द एलेलिक फ्रीक्वेंसी और दिस इज कॉल्ड द एलील्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपसे अब देखिए, अब क्वेश्चन का मेन होगा। तो अभी हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमको क्वेश्चन ने कहा था, हमने कैलकुलेट किया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव की एलील्स फ्रीक्वेंसी हमने देखा है और एलील फ्रीक्वेंसी। जब हमको एलील्स फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलील्स फ्रीक्वेंसी के लिए गिवन अपॉन टोटल हो जाएगा और एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए उसी को अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछा जाए अब जैसे कि जो हमको इस क्वेश्चन से जो रिजल्ट मिला है, हमको मिला है ये 0.36 और मुझे मिला है इसकी वैल्यू 0.6। ठीक है, अगर आप इससे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालिए, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ठीक, और फिर आपसे पूछा जाए कि आप निकालिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। फिर आपको कैसे निकालोगे? तो अब यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? जो हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला होगा, द फॉर्मूला नेम इज कॉल्ड P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ मेरे Q की वैल्यू क्या होगी? ये मेरी Q है और ये मेरा क्या है? Q स्क्वायर है। तो इसका मतलब P प्लस 0.6 इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? P क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। अगर बच्चों इसी का मैं स्क्वायर कर दूं P स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.16। आई बात समझ में? इसका मतलब ये क्या है? एलील्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इस P का मतलब हुआ कैपिटल ये और इसका मतलब हुआ ये। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ने रिसेसिव एलील्स दे रखा था और रिसेसिव एलील्स की हेल्प से आपको क्या निकालना था? डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी और एलील्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों निकाल लिया क्योंकि हमें रिसेसिव की एलील फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी पता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर वो डोमिनेंट दे रिसेसिव पूछे और रिसेसिव दे आपसे डोमिनेंट पूछिए, तो आपको वहां पे एलील की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब भी आपको वो रिसेसिव दे डोमिनेंट की वैल्यू पूछे, डोमिनेंट दे रिसेसिव की वैल्यू पूछे, तो आप एलील फ्रीक्वेंसी निकालिए। मैं बार बार इसी को बोल रहा हूं क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको निकले। अगर आपने गलती से एलील्स की फ्रीक्वेंसी रख दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको डोमिनेंट दे रिसेसिव पूछे, रिसेसिव दो डोमिनेंट पूछे, तो आप एलील फ्रीक्वेंसी निकालिए और सीधा फॉर्मूला ये लगाइए और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमको हेटेरोजाइगस निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब कहा जाए कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। अगर मान लीजिए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का कह दिया जाए या कह दें आपसे कि हेटेरोजाइगस एलील की फ्रीक्वेंसी आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब निकाल लेते हैं हम लोग इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं हम। ओके, तो इसका मतलब है कि हमको जो Q की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 0.6। ठीक है, P की वैल्यू हमें मिली है 0.4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अब हमको निकालना क्या है? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो अब आपको सीधा सीधा जाना चाहिए। इसका मतलब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? 2pq की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मैंने यहां नाम ले लिया है क्या? इंडिविजुअल्स या फिनोटाइप या मैं जीनोटाइप। इसका अगर मैं कहूं कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालिए, एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, इसका मतलब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? pq का। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। तो अब एलील्स फ्रीक्वेंसी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, P की वैल्यू है 0.4 और इसकी है 0.6, तो इसका मतलब होगा 0.48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है उसकी फ्रीक्वेंसी।
ठीक, अब इसकी एलील फ्रीक्वेंसी हम लोग देख लेते हैं। हेटेरोजाइगस की एलील फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये वैल्यू है 2pq की। तो pq की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 0.24। दिस इज कॉल्ड एलिलिक फ्रीक्वेंसी और दिस इज कॉल्ड एलील्स फ्रीक्वेंसी या इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या इसी को पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी हार्डी-विंबर से रिलेटेड, कि हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि कैपिटल W है जो कि व्हाइट कलर है, सीप है जिनके जो बाल हैं वो व्हाइट कलर के हैं। तो व्हाइट कलर जो सीप्स हैं वो डोमिनेंट है ब्लैक कलर के ऊपर। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, इसका मतलब कि जो कैपिटल W होगा वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्मॉल w मतलब कि रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ध्यान दीजिए कि व्हाइट कलर डोमिनेंट है और ब्लैक कलर जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, अब इनकी हमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन सीप्स की है वो 900 है सीप्स, मैंने लिख रखा है। उसमें से 891 व्हाइट है और 9 क्या है तुम्हारी, ब्लैक है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी। इसमें पूछा गया है एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर वो पूछ रहा है, इसका मतलब तुमसे वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी की क्यू एंड पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पी की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है और पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स कह देता या कह देता कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालो, फिनोटिपिक या पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो मेरा यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2pq हो जाता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो हमें तुरंत सोचना है कि हमें पी क्यू एंड 2pq की वैल्यू मतलब पी क्यू की वैल्यू निकालिए, नॉट 2pq की वैल्यू। जब क्वेश्चन इंडिविजुअल्स कहे, एलील्स कहे, पॉपुलेशन कहे, जीनोटाइप कहे, तब आपको स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज आपको ये निकालनी है। यही मैं पूरे क्वेश्चन में समझाया हूं तुमको। अब हम लोग चलो निकालते हैं। तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी वो हमारी क्या है, 900। मैंने तुमको अभी फॉर्मूला बताया है कि आपको पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी और आपसे पूछा जाता है कि एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है। दोनों के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं कि कितने हैं हमारे। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है कि 891 मेरे व्हाइट है और 9 मेरे क्या है, ब्लैक है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि ये वैल्यू थोड़ी स्मॉल है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना यहां से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैक है तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये स्मॉल w है और ये मेरा क्या है, कैपिटल W है। ठीक है कि नहीं। अच्छा अब आपको समझना है कि ये w की वैल्यू है कि ये w स्क्वायर की वैल्यू है। ये स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीप्स हैं और सीप्स एक इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, वो उनकी पॉपुलेशन हुई, तो ये स्क्वायर वैल्यूज है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब आप याद रखिए कि जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो 900 है। अगर देखिए यहीं पे मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूं कि आपको अगर कह दे कि आप निकालिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक सीप की, ब्लैक सीप्स की एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मैं सीप्स पूछ रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल, इसका मतलब पॉपुलेशन, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल्स गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। तो बच्चों ये जो वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू जो हमारी आएगी, ये वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, ब्लैक क्या है, रिसेसिव है। तो मेरे कितने हैं टोटल, 9 डिवाइडेड बाय 900, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहां करते हैं तो हमारा साथ आएगा 0.01, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो है 0.01। अब हमको ये हमारी एलील फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स है, पॉपुलेशन है, जीनोटाइप है, उसकी है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स निकालना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स निकालो विथ अ रिसेसिव कैरेक्टर, तब तो मेरा ये सही हो जाता 0.01। अब हमसे ये कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है एलील की, नॉट एलील्स की।
ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको जो मिला है 0.01, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 का अंडर रूट आप ले लोगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब आपको क्यू की वैल्यू पता चल गई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/100, ऐसे भी लिख सकते हो, और 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का 1 आएगा 10, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.1 आ गई, ठीक है। अब अगर मुझे क्यू की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मैं पी की वैल्यू निकालूंगा। पी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज इक्वल पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। पी की और हमारे इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.1, ये तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.1, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 0.9, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 0.9, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डोमिनेंट है, इसका मतलब जो हमारा डोमिनेंट एलील है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील आया है p इक्वल टू 0.9। अगर यहीं पे वो कह देता कि एलील्स की वैल्यू निकालो, तो सीधा सीधा मतलब है, इसका मतलब वो पूछ रहा है पी स्क्वायर की वैल्यू, और पी स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर देना है, सीधा सीधा इसका अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएंगे जो व्हाइट है, व्हाइट सीड्स की वैल्यू हो जाएगी, ये उसकी हो जाएगी एलील फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी कि व्हाइट सीड्स कितने हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाल, ठीक है, सॉरी इसका ये नहीं होगा, इसका होगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 करना है, ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू 0.9 है तो p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.81 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारी p स्क्वायर की वैल्यू। तो इतने मतलब कि क्या होंगे, ये व्हाइट वाले होंगे और वो कितने होंगे ब्लैक वाले होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है वो हमारा आएगा 0.9 आएगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको मतलब रिसेसिव आपको दे दिया गया तो आप डोमिनेंट की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इस ऐसे नहीं निकाल सकते तो आपको क्या दिया हुआ है, अगर मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं तुमको कि कैसे निकालोगे, तो आपको दिया क्या गया है, पी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी, जो इंडिविजुअल्स दिए हुए थे आप उनको डिवाइड कर दो, आपको टोटल से डिवाइड कर दो, आपको सीधा पता चल जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू, और फिर पी की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे कि क्या होगी वैल्यू पी की और क्या होगी क्यू की। तो बेसिकली जो पूरा हार्डी-विंबर का जो कंसेप्ट है वो कहने का मतलब है कि हमको दो फॉर्मूले याद रखने, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq इक्वल टू n, ठीक है। मैं समराइज कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। जब हमसे इंडिविजुअल्स पूछे या जीनोटाइप पूछे या एलील्स पूछे हमसे कि आप निकालिए इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एलील्स पॉपुलेशन, तो इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि हमको ये निकालना है, ठीक है। अगर एलील की पूछेगा, एलील की, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। जो नीट में भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो है p प्लस क्यू इक्वल टू 1। अगर आपको एक एलील की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से दूसरे की एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है।